वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम इन अदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। होपफुली आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशंस भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। 3 सितंबर को एग्ज़ाम है CGPDDM का, दैट इज़ द एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिज़ाइन का। सो उसी सीरीज़ में आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा फिज़िक्स के जो बहुत इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स हैं उनका वन लाइनर, जहां से आपके एग्ज़ाम्स में कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम्स हुए उनमें भी यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। अगर आप भी बेसिकली एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिज़ाइन के एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बेसिकली आपके लिए ये वीडियो है। एंड वन थिंग मोर, CGPDM का मीन्स एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिज़ाइन का जो मीन्स का प्रिपरेशन है उसके लिए क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। दैट इज़ द 4 सितंबर से। 3 सितंबर को आपका ये एग्ज़ाम है। 4 सितंबर से इसके लिए क्लासेस स्टार्ट होंगी फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री इफ़ यू आर बिलोंग टू दिस सब्जेक्ट एंड यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर दिस सब्जेक्ट ऑल्सो। अगर आप को लगता है कि आपका प्री एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई हो रहा है और आप मेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं इस एमएस बायोलॉजी के चैनल से और उनके ऑनलाइन क्लासेस से। उसके लिए आपको जो नंबर आपको वहाँ पे दिया रखा है दैट इज़ 8318917792, इस नंबर पे आपको कॉल करना है। आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और पहला जो पॉइंट आपको यहाँ पे दे रखा है दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। कई बार आपसे साउंड के बारे में पूछा जाता है। इनका कुछ इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है उनको यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपको दिया गया कि साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ अ वेव। वेव की फॉर्म में साउंड क्या करता है, ट्रेवल करता है वन प्लेस से अनदर प्लेस पे जाने के लिए। साउंड वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ट्रांसवर्स वेव है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुआ वहाँ पे पूछा गया था कि जो सनलाइट होती है वो कौन सी टाइप की वेव होती है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि साउंड वेव्स आर द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का मतलब क्या होता है, अ वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट बैक एंड फ्लो। मतलब अगर किसी तरीके से इस तरीके से ऐसे इस तरीके से अगर आपका बैक एंड फ्लो अगर इस तरीके से चीज़ें हो रही हो, लाइक कोई अगर आपकी स्प्रिंग है राइट, और इस स्प्रिंग को अगर आपने क्या किया है ऐसे खींचा हुआ है तो खींचने के बाद जब आप छोड़ते हैं फिर से क्या करेगा, बैक हो जाएगा। तो बैक एंड फोर्थ मीन्स आगे पीछे क्या कर रहा हो, वाइब्रेट कर रहा हो सेम डायरेक्शंस में, जिस डायरेक्शंस में वेव आपका क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो। मान लीजिए अगर आपका वेव इस डायरेक्शन से मूव कर रहा है तो इनका जो आगे का पीछे, पीछे आगे, आगे पीछे इस तरीके से जो मूवमेंट हो रही हो, वाइब्रेशन हो रहा हो, इसी दिशा में हो रही हो, तो ऐसे वेव्स को आप लॉन्गिट्यूडनल वेव के नाम से जानते हैं राइट। लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब ये हो गया कि ऐसे वेव जो कि जिनमें जो पार्टिकल्स हैं उनका जो पार्टिकल ऑफ मीडियम जो है उनका मूवमेंट जो हो रहा हो या वाइब्रेशन जो हो रही है कैसा हो रहा है, वो बैक एंड फोर्थ हो रहा हो, मीन्स आगे और पीछे हो रहा हो, तो उसको आप लॉन्गिट्यूडनल वेव के नाम से जानते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन ऑल द थ्री मीडिया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होता है वो तीनों टाइप के मीडियम में, मीन्स मटेरियल मीडियम में बन सकते हैं, दैट इज सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसियस में भी। इससे ये बात तो समझ में आपको आ गया होगा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव को चलने के लिए या फिर मूव करने के लिए मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब कि ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है। कौन, दैट इज़ द लॉन्गिट्यूडनल वेव का मीन्स साउंड वेव। तो साउंड वेव को मूव करने के लिए या ट्रेवल करने के लिए हमेशा मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा जो टाइप है दैट इज ट्रांसवर्स वेव। ये ट्रांसवर्स वेव आपको क्या बताता है, अ वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अप एंड डाउन। मतलब इस तरीके से अगर आपका मूवमेंट हो रहा हो लाइक दैट, इस तरीके से अप हो रहा हो, मतलब सपोज अगर ये एक्सिस है, इस एक्सिस पे पहले एक तरफ एक बार क्या ऊपर जाए, फिर इसके बाद क्या हो नीचे जाए, फिर एक बार आपका ऊपर जाए, फिर एक बार आपका नीचे आए। तो अप एंड डाउन अगर आपका मूवमेंट हो रहा हो एट द राइट एंगल, मतलब कि 90 एंगल के एंगल पे अगर आपका मूवमेंट हो रहा हो तो उसी दिशा में, जिस दिशा में आपका वेव जो है वो आपका मूव कर रहा होगा, तो उसको आप ट्रांसवर्स वेव के नाम से जानते हैं। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है कि बेसिकली आपका बैक एंड फोर्थ मीन्स आगे पीछे, और ट्रांसवर्स का मतलब होता है दैट इज द राइट एंगल पे टॉप, मतलब टॉप एंड बॉटम मीन्स अप एंड डाउन इस तरीके से मूवमेंट हो रहा हो। ओके, सो अगला यहाँ पॉइंट दे रखा है, ट्रांसवर्स वेव कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली इन सॉलिड, लिक्विड बट नॉट इन गैसियस। गैसियस के मीडियम में, गैसियस मॉलिक्यूल्स में आपका ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। इस बात को अच्छी तरीके से आप ध्यान रखिए। When a stone is dropped in a pond water, transverse waves are produced। आपने देखा होगा कि जब मान लीजिए कोई अगर आपका तालाब है
और इस तालाब में पानी भरा हुआ है, और अगर आपने एक पत्थर को क्या किया, फेंका है, तो आपको दिखाई देता है कि पहले ऐसे गोला गोला बनते 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 पूरा का पूरा क्या होता है, ऐसे आपका किनारे आ जाता है, मतलब जहाँ से आपने उसको डाला हुआ है ऐसे करते करते बाहर आ जाता है। तो उसको वो जो वेव्स क्रिएट हुई हैं वो आपकी बेसिकली क्या है, ट्रांसवर्स वेव का क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। तो ट्रांसवर्स वेव पानी में जब भी पूछा जाता है आपसे कभी कभी कई बार एग्जाम में कि अगर आपने कोई वाटर बॉडीज में कोई एक स्टोन या पत्थर अगर आपने फेंका है तो वहाँ पे जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो कौन से टाइप की वेव्स होती हैं, तो आप वहाँ बता सकते हैं। ट्रांसवर्स वेव्स का वो एग्जांपल है। एसआई यूनिट ऑफ अ वेवलेंथ ऑफ अ साउंड इज द मीटर। ज़्यादातर केसेस में वेवलेंथ मीन्स लेमडा की जो वैल्यू होती है वो आपको नैनोमीटर में दिया रहता है या एंगस्ट्रॉम में दिया रहता है, राइट, इस तरीके से। लेकिन इनकी एसआई जो यूनिट है वो क्या है, मीटर है। तो मीटर का कन्वर्जन आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। मीटर इज इक्वल टू 10⁻9 नैनोमीटर होता है और 10⁻10 एंगस्ट्रॉम होता है, राइट। तो इस तरीके से चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। और 10⁻6 जो होगा वो आपका क्या होगा, दैट इज माइक्रोमीटर होता है। 10⁻3 जो होगा आपका सेंटीमीटर होता है। तो ये कन्वर्जन आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि ये कन्वर्जन देकर के भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे सपोज अगर मैं आपको बोलूँ कि फॉर एग्जांपल विजिबल लाइट की जो रेंज है वो मान लीजिए 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर है। अगर आप इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपने यहाँ पे देखा कि 10⁻9 बराबर क्या है, आपका नैनोमीटर है, और 10⁻10 जो है वो क्या है, दैट इज एंगस्ट्रॉम है। तो यहाँ पे एक जीरो क्या होगा और बढ़ जाएगा, मतलब इसको आप लिख सकते हैं 4000 to 7000 एंगस्ट्रॉम। तो ये कन्वर्जन है। और अगर आप इसको मीटर में लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, ये पॉइंट यहाँ पे देखिए मीटर में यूनिट क्या है, दैट इज द 1 मीटर इज इक्वल टू आपको बताया जा रहा है 10⁻9 नैनोमीटर। इसका मतलब इसके पीछे क्या होगा, 9 जीरो लग जाएगा। तो ये लगा करके आपको बताना रहता है कि हाँ इतना आपका ये वैल्यू आएगी। तो कभी कभी आपसे सवाल ही पूछा जाता है यूनिट में कन्वर्जन दे करके। तो ऐसा ही जो यूनिट है साउंड के वेव्स का, वेवलेंथ का मतलब हो गया कि जैसे कोई अगर आपकी एक्सिस है तो इस एक्सिस पे आपका जो इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है, और जो ये जो क्रस्ट एंड ट्रो होते हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस होती है उसको आप क्या बोलते हैं, लेम्डा मीन्स वेवलेंथ। तो इन वेवलेंथ को मेजरमेंट करने, वेवलेंथ चूंकि एक डिस्टेंस है, मतलब एक दूरी है, तो दूरी का मीटर मतलब हमेशा यूनिट क्या होती है, दैट इज द मीटर होता है। ओके, द एसआई यूनिट ऑफ अ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो बेसिकली उसकी यूनिट क्या है, एच जेड है, मीन्स हर्ट्ज जो होती है। फ्रीक्वेंसी का डिफाइन करते हैं कि ये जो वेवलेंथ है एक पर्टिकुलर टाइम मतलब पर सेकंड में कितनी बारी ऐसे मूव करके साइकिल कंप्लीट कर रहे हो उसको आप फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ अ वेलोसिटी ऑफ अ साउंड इज मीटर पर सेकेंड। जैसे जिस तरीके से वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकेंड की, एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया उसी का वेलोसिटी बोलते हैं। अगर उसमें डायरेक्शन हो तो स्पीड को भी बेसिकली मीटर पर सेकेंड में ही मेजरमेंट करते हैं। तो चूंकि ये डिस्टेंस की बात है, दैट इज वाइज सेम वही यूनिट हो जाती है, दैट इज मीटर पर सेकेंड का। ये यूनिट वाले जो टॉपिक हैं इनको बड़ा फोकस करके ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ से एग्जाम में सवाल आपसे पूछे जाते हैं। जनरली ये छोटे तो होते हैं लेकिन याद नहीं रह पाते और क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग मेथड। अलग अलग इक्विपमेंट में अलग अलग तरीके से साउंड को प्रोडक्शन किया सकता है। साउंड प्रोड्यूस होने के पीछे का जो बेसिक लॉजिक है, जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जब भी उस मटेरियल मीडियम में किसी भी चीज़ का वाइब्रेशन अगर हो रहा होगा पार्टिकल्स का, जैसे अगर हमारी जो आवाज़ निकल रही है वो वोकल जो कार्ड है उनमें उनमें क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है। वाइब्रेशन होने की वजह से हमारी साउंड क्या हो रही है, प्रोड्यूस होती है, राइट। सो बाई वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, आपने देखा होगा जो गिटार में ऐसे वायर लगे हुए होते हैं, इन वायर्स को आप क्या करते हैं, एक छोटा सा आपके पास ऐसे ये रहता है प्लास्टिक का किसी चीज़ का, इससे आप क्या करते हैं, इसको ऐसे इस तरीके से ऊपर नीचे करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, तो ये वाइब्रेट होता है और इसके वाइब्रेशन से यहाँ पे क्या होगा, साउंड का प्रोडक्शन होता है। तो पूछा जाता है कि सितार में जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो किस टाइप का एग्जाम्पल है, वाइब्रेशन का है या फिर क्या है, स्ट्रिंग का है या क्या है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, बाई वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को वाइब्रेट करके सितार में क्या किया जाता है, साउंड का प्रोडक्शन होता है। बाई वाइब्रेटिंग एयर फ्लूट, मतलब जो बांसुरी आप बजाते हैं वो बांसुरी में क्या हो रहा है आपका, जब आप फूकते हैं तो उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स से क्या होता है, एयर आपका निकलता है, तो उनमें क्या होती है, वाइब्रेशंस होती है, तो उनकी वजह से भी आवाज़ इतनी अच्छी निकलती है। बाई वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन एज इन ड्रम, जो भी अगर आपका कोई तबला है, तबले में जो आपका ये लगा हुआ है ऐसे पूरा मेम्ब्रेन होती है, तो मेम्ब्रेन पे आप क्या करते हैं, उसको ऐसे पीटते हैं, तो पीटने की वजह से वाइब्रेशंस होती है जिसकी वजह से साउंड आपका निकलता है। यही सेम कॉन्सेप्ट आपके ईयर में भी होता है। ईयर में भी क्या होता है, ईयर ड्रम होते हैं, मेम्ब्रेन लगी हुई होती है, कान का पर्दा इसको आप बोलते हैं, इस पर साउंड जाकर एयर जाकर टकराता है, वाइब्रेट करता है, तब जाकर के आपकी कान में आवाज़ सुनाई देती है। बाई वाइब्रेटिंग प्लेट्स सिंबल, जिससे कि आप मजीरा बोलते हैं। मजीरा अगर आपने देखा होगा मंदिरों में लगा हुआ ऐसे रस्सी रस्सी लगी हुई होती है, इस तरह से दोनों को मिला के ऐसे पीटते हैं तो बहुत अच्छा कीर्तन करने के लिए आवाज़ आती है। तो मजीरे में क्या हो रही है, प्लेट्स का वाइब्रेशन होता है। तो ये सब तरीके हैं
साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में। तो आपसे सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि सितार में कैसे साउंड प्रोड्यूस होगा, बांसुरी में कैसे होगा, फिल्टर में कैसे होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको यहाँ पे लिख रखी हैं। साउंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम लाइक अ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस टू ट्रेवल। साउंड को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए यहाँ पे मीडियम की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इस चीज़ का प्रूफ आप कई तरीके से दे सकते हैं। लाइक एज, अगर आप कार में बैठे हुए हैं और कार का पूरा शीशा उसा सब बंद कर दिया जाए तो आप अंदर बैठे हुए हो, आप चिल्लाते रहिए, बाहर खड़ा हुआ आदमी आपकी आवाज़ को सुन नहीं पाएगा, क्योंकि वहाँ पे एयर का मतलब मीडियम का जो आदान प्रदान था वो बंद हो गया। तो साउंड हमेशा मीडियम के माध्यम से ही क्या करता है, ट्रेवल करता है। विदाउट मीडियम का वो माध्यम अगर नहीं रहेगा, मीडियम नहीं रहेगा, तो साउंड आपका ट्रेवल नहीं कर पाएगा। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम के थ्रू ये ट्रेवल नहीं कर सकता है। मतलब अगर आप सपोज कि कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे कोई मटेरियल मीडियम ना हो, मतलब एयर ना हो, सॉलिड ना हो, लिक्विड ना हो, कुछ भी अगर ना हो, उस प्लेस को आप वैक्यूम बोलते हैं। और ऐसे जगह पे आपका साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकता है और ना ही साउंड ट्रेवल कर सकता है, राइट। साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स। ये मैकेनिकल वेव्स होते हैं। एग्जांपल के तौर पे पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है। जब भी कोई चीज़ पे वाइब्रेशंस हो रहा है तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है जिनमें से वो मूव करते हैं, दैट इज़ वाई इनको मैकेनिकल वेव का एग्जाम्पल भी पूछा जाता है। साउंड कैन नॉट बी हर्ड डायरेक्टली ऑन द सर्फेस ऑफ अ मून। आपसे यहाँ पे दिया गया स्टेटमेंट कि मान लीजिए आपका ये अर्थ है और अर्थ का पूरा आपका ये एटमॉस्फेयर है, राइट। इसके आसपास में कहीं पे क्या है, आपका ये मून है। तो इस सवाल आपसे यही दिया जा रहा है कि ये आपका अर्थ है, आपका ये मून है। तो यहाँ पे चूंकि क्या है, वैक्यूम कंडीशन है। और अगर वैक्यूम कंडीशन है तो यहाँ पे चूंकि कोई एयर पार्टिकल नहीं है, तो यहाँ से अगर कोई आदमी अगर बोलता है तो उसकी आवाज़ आपकी इस अर्थ के सरफेस पे नहीं आ पाएगी, या यहाँ पे कोई खड़ा हुआ आदमी होगा उसको सुनाई नहीं देगा। तो सवाल आता है कि फिर जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो कि जाते हैं स्पेस में, चूंकि स्पेस में कोई मीडियम नहीं है, तो फिर वहाँ पे वो बात कैसे करते हैं। तो वहाँ पे बात करने के लिए वो लोग रेडियो वेव्स का क्या करते हैं, सहारा लेते हैं। और आपको मालूम है कि रेडियो वेव्स एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैटेगरी में आती हैं, और इन वेव्स को ट्रेवल करने के लिए कोई भी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होता है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो विदाउट मीडियम का ट्रेवल कर सकती हैं। तो उन रेडियो वेव्स का हेल्प लेकर के एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वो स्पेस में क्या करते हैं, टॉक करते हैं, मीन्स बात करते हैं, उससे की बातों को समझते हैं। बिकॉज रेडियो वेव्स इज नॉट अ काइंड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैटेगरी में आता है। और इनको ट्रेवल करने के लिए किसी भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो मून पे खड़े हुए आदमी की बात आप नहीं सुन पाएंगे डायरेक्टली। साउंड ट्रेवल स्लोएस्ट इन गैसेस, फास्टर इन लिक्विड एंड फास्टेस्ट इन सॉलिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको एग्जाम में पूछा जाता है। सपोज आपके पास दे दिया जाए कि यहाँ पे आयरन है एग्जाम्पल के तौर पे, और इसके बाद यहाँ पे मिल्क है, इसके बाद यहाँ पे कॉटन है। इस तरीके से दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा साउंड किस में ट्रेवल करेगा, साउंड की स्पीड की सबसे फास्टेस्ट किस में होगी। तो आप याद रखिएगा, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें सबसे फास्टेस्ट होता है, सॉलिड सबसे ज़्यादा होगा, देन इसके बाद लिक्विड होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, गैसेस होंगे। स्लोएस्ट इन गैसियस, फास्टेस्ट इन सॉलिड एंड फास्टर इन लिक्विड, ये स्टेटमेंट है और इसको अच्छे तरीके से आप याद रखिए। As the humidity of air increases, the speed of a sound is also increases। जैसे जैसे आपके एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी बढ़ती है, वैसे वैसे आपका, जैसे सपोज एयर है, एयर प्लस अगर आपका क्या हो, वाटर अगर मिलना शुरू हो जाएगा तो उसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज द ह्यूमिडिटी। तो अगर पूरा ड्राइड एयर है दैट मीन्स ये गैसियस फॉर्म है, तो इसमें स्पीड क्या होगी, कम होगी। लेकिन जैसे इसमें वाटर का कंटेंट बढ़ना शुरू हो जाता है तो वाटर में चूंकि स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द एयर के, दैट इज़ वाई मॉइस्चर के बढ़ने से आपका स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। सो ह्यूमिडिटी कैन बी डिफाइंड एज वॉट, दैट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन एयर प्रेजेंट इज नोन एज द ह्यूमिडिटी। सो एज ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज दैट मीन्स द वाटर कंटेंट इन एयर इज ऑल्सो इंक्रीजेस, एंड एज वी नो in the case of water, speed of a sound is higher as compared to the air। so that is why यहाँ पे आपका ह्यूमिडिटी बढ़ने से जो साउंड की स्पीड होगी वो भी क्या होगी, आपकी बढ़ जाएगी। एज द टेम्परेचर ऑफ एयर इंक्रीजेस, जैसे जैसे टेम्परेचर आपका एयर का इंक्रीज करेगा, साउंड इज ऑल्सो इंक्रीजेस, स्पीड ऑफ साउंड इज ऑल्सो इंक्रीजेस, बिकॉज टेम्परेचर के इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगी तो ट्रेवल करने की रेट क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। द स्पीड ऑफ लाइट इज मच मोर देन स्पीड ऑफ अ साउंड। स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की जो स्पीड होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द साउंड के।
इस चीज़ को आप कई बात से प्रूव कर सकते हैं, आपको देखने को बहुत अच्छे से मिलता है। जैसे बारिश का टाइम चल रहा है, बारिश में अगर आप देखिए तो लाइटनिंग जब होती है तो हमें चमकने की जो चमक होती है, मतलब कि जो लाइटनिंग के चमकने की चमक जो होती है वो पहले आ जाती है। साउंड का घड़घड़ाहट की जो आवाज़ होती है हमारे पास थोड़ी सी देर में आ पाती है, राइट। हम लोग अलर्ट हो जाते हैं कि अगर कहीं पे भी लाइट अगर चमका है तो हम समझ जाते हैं कि थोड़ी देर के बाद हमको यहाँ पे बहुत भयानक वाली आवाज़ सुनाई दे सकती है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि उतनी दूर से आने में लाइट चूँकि बहुत फास्ट स्पीड से चलती है, साउंड को चलने के लिए मतलब मीडिया चाहिए होता है और उसकी स्पीड कम होती है। दैट इज़ वाई लाइट हमारे हम तक जल्दी पहुंच पाता है और साउंड हमको क्या होता है, लेट से पहुंचता है। ऐसे ही जब कोई क्रिकेटर मतलब मैच चल रहा होता है और उस पे जब बॉल पड़ती है तो उसके बल्ले से बॉल को जब हिट किया जाता है तो वहाँ पे आवाज़ जो होती है वो हमको देख के लगता है कि हाँ थोड़ी सी मतलब बल्ला पहले टकरा जाएगा, मतलब गेंद चली जाएगी, उसके बाद हमको आवाज़ सुनाई देता है, राइट। तो इस तरीके का चीज़ें आप कई बार एग्जांपल अपने रूटीन में देख सकते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इज सीन फर्स्ट देन साउंड ऑफ द थंडर। जो भी गड़गड़ाने की आवाज़ है वो हमको लेट से सुनाई देती है एज कम्पेयर टू द चमकने की, जो लाइट वहाँ पे चमक रहा होता है। द क्रिकेट बॉल इज सीन टू हिट फर्स्ट एंड साउंड इज हर्ड लेटर। आपको दिखाई देता है कि बल्ले बैट्समैन जो होता है वो जब बल्ले पे बॉल यहाँ पर आती है तो ये हिट पहले कर देता है, इसकी आवाज़ थोड़ी सी लेट से हमको सुनाई देती है। द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ अ मेगाफोन, bulb horn, stethoscope and साउंड बोर्ड आर बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ अ साउंड। ये सभी जितने भी आपको इक्विपमेंट यहाँ पे बताए गए हैं ये सब के सब आपके साउंड के रिफ्लेक्शन वाले प्रिंसिपल पे काम करते हैं। जिस तरीके से आपने लाइट का रिफ्लेक्शन पढ़ रखा है सेम वैसे ही साउंड का भी रिफ्लेक्शन होता है। मीन्स बाउंसिंग बैंक ऑफ अ साउंड बाई अ मटेरियल मीडियम, किसी भी मटेरियल मीडियम को टकरा करके साउंड का रिफ्लेक्ट हो जाना ही साउंड का रिफ्लेक्शन कहलाता है। सो कभी कभी आपसे एग्जांपल में पूछा जाता है कि बल्ब बॉन्ड या मेगाफोन या स्टेथोस्कोप या साउंड बोर्ड किस प्रिंसिपल पे साउंड को प्रोड्यूस करता है या किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो आप वहाँ बता सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ अ साउंड के बेसिस पे। द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लोअर देन 20 हर्ट्ज आर नोन एज द इंफ्रासोनिक। नॉर्मली हमारी जो सुनने की क्षमता होती है वो बेसिकली आपका 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 तक का एच का ये रेंज होती है हमारे सुनने की। अगर इससे कम होगा मतलब लेस देन 20 होगा तो उसे आप इंफ्रासोनिक बोलेंगे, इससे ज़्यादा होगा तो क्या बोलेंगे, अल्ट्रासोनिक के नाम से जाना जाता है। इंफ्रासोनिक साउंड कैन नॉट बी हर्ड बाई ह्यूमन बींग्स, चूँकि हमारे सुनने की जो कैपेसिटी है वो इस रेंज में आती है। दैट इज़ वाई ये कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है, दैट इज़ वाई हम इंफ्रासोनिक साउंड को नहीं सुन पाएंगे। Earthquakes and animals like whales, elephants and rhinoceros are produced infrasonic sounds. अर्थक्वेक से भी निकलने वाला जो साउंड होता है वो इंफ्रासोनिक है। एलिफेंट से भी निकलने वाले जो साउंड्स होते हैं, राइनोसोर से निकलने वाले साउंड्स होते हैं, ये सब इंफ्रासोनिक एग्जाम्पल हैं। दैट इज़ वाई हम इनको सुन नहीं सकते हैं। द साउंड फ्रीक्वेंसी मो हायर दैन 20,000 हर्ट्ज इज आर नोन एज द अल्ट्रासोनिक साउंड। सो हमारे सुनने का जो रेंज है वो कितना हो गया, 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, राइट। ये हमारी क्या है, हर्ट, हमारे कान की सुनने की रेंज है, हर्ट रेंज। इससे कम होगा तो इंफ्रा, इससे ज़्यादा होगा तो अल्ट्रा, ठीक है। यहाँ पे आपने देख लिया। अल्ट्रासोनिक साउंड्स कैन नॉट बी हर्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स। जिस तरीके से इंफ्रासोनिक नहीं सुना सकता है वैसा ही अल्ट्रासोनिक साउंड भी हमको सुनाई नहीं दे सकता क्योंकि हमारे रेंज के बाहर आता है। अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर डिटेक्टिंग द फ्लॉज, मीन्स जो क्रैक होते हैं, क्रैक को चेक करने के लिए अल्ट्रासाउंड जो होती है उसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। Ultrasound is used to investigate the internal organs of a human body such as the liver, gallbladder, pancreas, kidney, uterus and heart etc. आपके इंटरनल ऑर्गन के बारे में पता करने के लिए जिस साउंड का यूज किया जाता है वो क्या है, दैट इज अल्ट्रासाउंड का एप्लीकेशन। द यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स टू इन्वेस्टिगेट द एक्शंस ऑफ अ हार्ट इज कॉल्ड इकोकार्डियोग्राफी। हार्ट के एक्शंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अल्ट्रासाउंड वेव्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसको बेसिकली हम इकोकार्डियोग्राफी के नाम से जाना जाता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इकोकार्डियोग्राफी का क्या मीन होता है। द टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग पिक्चर्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड अल्ट्रासोनोग्राफी।
आपके बॉडी के अंदर के जो स्ट्रक्चर्स हैं ऑर्गन्स का, उनका अगर पिक्चर लिया जाता है तो उसको आप बोलते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी। और अगर हार्ट के एक्शन को क्या किया जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए कि सही से प्रॉपर फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको बोलते हैं इकोकार्डियोग्राफी। तो ये सब टर्म्स आपसे पूछे जाते हैं। अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड टू ब्रेक किडनी स्टोन। मोस्ट ऑफ टाइम पे जिनको स्टोन होता है नॉर्मली मेडिसिन चला कर काम हो जाता है, लेकिन अगर बहुत हैवियर पार्ट अगर हो जाए, थोड़ा बड़ा साइज हो जाता है, तो फिर इसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं अल्ट्रासाउंड दे करके। तो अल्ट्रासाउंड से जो है किडनी स्टोन को भी ब्रेक किया जा सकता है। अल्ट्रासाउंड इज यूज टू द मॉनिटर द डेवलपमेंट ऑफ फिटस। अब तो खैर ये गैर कानूनी हो गया, इलीगल हो गया है। किसी भी मदर की बॉडी में जो चाइल्ड न्यूली चाइल्ड आपका डेवलपमेंट कर रहा है, उसके डेवलपमेंट को मॉनिटर करने के लिए अल्ट्रासाउंड क्या करते हैं, करा करके पता चल जाता था कि क्या हो रहा है। अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड इन सोनार, ये इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। साउंड नेविगेशन ऑफ एयर रेंज, राइट। तो इससे आपको पता चलता है कि समुद्र की, जैसे समुद्र मान लीजिए आपका पूरा समुद्र है, यहाँ पे आप नाविक है, तो ये समुद्र की गहराई कितनी है, इस सोनार टेक्निक से क्या किया था, पता किया जाता है। ये आपको पढ़ा भी चुका हूँ। लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज अ मेजरमेंट ऑफ द साउंड एनर्जी। जितना किसी की साउंड लाउड होगी, इसका मतलब होता है कि उस साउंड की एनर्जी उतने क्या है, ज़्यादा है। आपकी एनर्जी अगर डाउन होगी तो आपका आवाज़ जो है वो भारीपन कम दिखाई देगा, राइट। द लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड। कोई भी साउंड की जो लाउडनेस होती है वो उसके एम्पलीट्यूड पे क्या करता है, डिपेंड करती है। ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड लाउडर द साउंड, मतलब जिस किसी की भी साउंड की एम्पलीट्यूड जो होगा वो ज़्यादा होगा, उसका लाउडनेस भी क्या होगा, आपको ज़्यादा सुनाई देगा। द लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल, डीबी बोला जाता है, और इनका मेजरमेंट करने की ये यूनिट होती है। पिच ऑफ द साउंड इज डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस। वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है उस पे डिपेंड करता है, आप मतलब वो बताती है पिच ऑफ द साउंड का, पिच किसका ज़्यादा है, किसका कम होता है। द पिच ऑफ द साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसका पिच भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसका पिच क्या होगा, कम होगा। आपने नोटिस किया होगा कोई फीमेल टीचर जब क्लास में पढ़ा रही होती हैं तो उनकी आवाज़ पीछे बैठे हुए बच्चों तक बहुत आसानी से सुनाई दे जाती है, क्योंकि उनकी पिच बहुत हाई होती है और उनकी फ्रीक्वेंसी मतलब हाई होती है। दैट इज़ वाई उनको उनकी आवाज़ जो होती है दूर तक जाती है एज़ कम्पेयर टू द मेल कैंडिडेट्स। कम टू द नेक्स्ट, द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, जिसको कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन से नहीं होता है। When the displacement of the body is perpendicular to the directions of the force, no work is done। आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, बताया जाता है वर्क की इज इक्वल टू मीन्स एफ कॉस थीटा इनटू जो भी आपका डिस्प्लेसमेंट मीन्स एस बोल सकते हैं। तो एफ कॉस थीटा मीन्स कॉस थीटा की वैल्यू अगर आपका क्या हो जाए 90 एंगल हो जाए, तो 90 एंगल बराबर क्या होता है, 0। तो अगर कोई भी काम अगर जिस पे जो भी आपका वर्क किया जा रहा है, अगर उसके फोर्स का डायरेक्शन 90 एंगल पे लग रहा होगा, तो वहाँ पे एक काम आपका क्या होगा, 0 किया जाएगा। दैट इज़ वाई आपको बताया जाता है कि कोई भी कूली अगर अपने ऐसे सर पे मान लीजिए इतना ढेर सारा बोझा लेकर के चल रहा है, और लेकिन चूंकि यहाँ पे उसका 90 एंगल का एंगल बनता है, दैट इज़ वाई माना जाता है फिजिक्स के टर्म में कि कूली कोई काम नहीं करता है। तो अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स, दिन भर अगर आप सर पे अपने बोझा लेकर के ढोते हैं, लेकिन वो काम कोई आपका काम में काउंट नहीं होगा, वो वर्क डन क्या होगा, 0 हो जाएगा। The work done on a body moving in a circular path is also 0। कोई भी काम अगर आप ऐसे सर्कुलर पाथ में कर रहे हैं मूव करके करके, तो बेसिकली यहाँ पे भी क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका कॉस थीटा की वैल्यू जो होगी वो 90 एंगल होगा। यहाँ पे लगने वाले जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होंगे, मतलब कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और आपके फोर्स में क्या होगा, आप जो मूव कर रहे हैं वहाँ पे 90 एंगल बनेगा, 90 एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। दैट इज वाई पूरा पूरा आपकी जो वर्क होगा वो क्या होगा, आपका 0 हो जाता है। द वर्क डन इन द केस ऑफ अर्थ मूविंग अराउंड द सन इज 0। सन के अराउंड में जो आपका एक ऑर्बिट पे आपका पूरा अर्थ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ये मूवमेंट भी इसका क्या है, 0 वर्क को दिखाता है। मतलब यहाँ पे कोई भी अर्थ आपका काम नहीं कर रहा है। सिमिलरली इसी तरीके से जो सैटेलाइट्स होते हैं अपने किसी भी
जैसे सपोज कि अर्थ के चारों तरफ, मीन्स अर्थ है ये, इसके चारों तरफ जो सैटेलाइट आपका मूव कर रहा है, वो सैटेलाइट का मूवमेंट भी कोई वर्क डन नहीं है, वो उसका वर्क डन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। वर्क डन बाई अ फोर्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। किसी भी काम को करने के लिए जो आपने फोर्स लगाया है, उस फोर्स की वैल्यू मतलब उस फोर्स से होने वाला जो काम होगा आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। कब होगा पॉजिटिव? होगा तब जब फोर्स एक्ट करेगा इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, जिस दिशा में, सपोज कीजिए कि कोई ऐसा व्हीकल है, आप इसको क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, और इसका मूवमेंट भी क्या हो रहा है, इसी डायरेक्शन में हो रहा होगा, तो इसके आपके इस फोर्स के लगाने की वजह से इसका मोशन क्या होगा, आपका बढ़ जाएगा। तो अगर मोशन के डायरेक्शंस में आपका फोर्स भी लग रहा होगा तो उसको आप क्या बोलेंगे, दैट इज द पॉजिटिव बोलेंगे। तो पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि जब अप्लाइड जो फोर्स है उसका डायरेक्शंस मोशन के डायरेक्शंस में होगा तो उसको आप क्या बोलेंगे, पॉजिटिव फोर्स बोलेंगे। नेगेटिव कब होगा, मान लीजिए कि ये कार आपका इधर की तरफ जा रहा है और आपने फोर्स इसके अपोजिट लगा दिया, मैं सीधे तरफ लगा दिया, तो वो क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव व्हेन फोर्स एक्ट अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, आपका बॉडी इस डायरेक्शन से मूव कर रहा है, आपने फोर्स क्या कर दिया, इधर लगा दिया, तो ये आपका मान लीजिए मोशन हो गया, ये आपका फोर्स हो गया। इस कंडीशंस में क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, राइट। जीरो कब हो जाएगा, जब वो क्या होगा, राइट एंगल पे होगा, मतलब 90 एंगल पे अगर आपका काम कर रहा होगा मोशन और फोर्स, तो उस कंडीशंस में आपके पूरा का पूरा वर्क डन क्या होगा, आपका जीरो हो जाएगा। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू द वर्क, किसी भी काम को करने की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, उसको आप एनर्जी को डिफाइन करते हैं, एनर्जी डिफाइन किया जा सकता है। एनर्जी इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता। द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो जूल, कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज नोन एज द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का जो उसमें मूवमेंट करने का, मोशन करने के लिए जो एनर्जी है, उसको आप काइनेटिक एनर्जी के नाम से जानते हैं। इफ द मास ऑफ द बॉडी इज डबल, इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो गेट डबल। आपने फॉर्मूला पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, पढ़ा है आपने, राइट। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि अगर किसी भी बॉडी का मास जो है वो क्या किया जाए, डबल किया जाए, मतलब मास की वैल्यू ये है, अगर आप इसको डबल करते हैं तो आप यहाँ पे देखिए कि काइनेटिक एनर्जी में और मास में क्या है, रिलेशन कैसा डायरेक्टली है। तो मास अगर डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, डबल हो जाएगी। लेकिन वेलोसिटी में देखिए यहाँ पे रिलेशन कैसा है, वेलोसिटी आपका क्या है, स्क्वायर है, और ये 1/2 की फॉर्म है, राइट। तो यहाँ पे आपका रिलेशन उल्टा होता है। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डबल, देन काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इज 4 टाइम। अगर आप इसको वेलोसिटी के क्या करते हैं, डबल करते हैं, तो इसका जो सपोज कीजिए कि मान लीजिए यहाँ पे डबल था, डबल का होने का मतलब क्या हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, तो ये इसका क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। अगर इसको ट्रिपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। अगर इसको जैसे सपोज आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखिए, डबल करेंगे मतलब 2 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। 3 टाइम्स करेंगे तो 1 बाई क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 टाइम्स करेंगे तो 1 बाई क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये एग्जाम में सवाल में बहुत टाइप से पूछा जाता है कि किसी भी बॉडी का अगर वेलोसिटी आप डबल करते हैं, ट्रिपल करते हैं, 4 टाइम करते हैं, तो उसके काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप उसको अच्छी तरीके से याद रखिए, ये वाले फॉर्मूले को लगा करके ध्यान रखिए कि अगर आप बॉडी का मास इंक्रीज करते हैं तो जितना मास इंक्रीज करेंगे उतना ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन अगर आपने वेलोसिटी चेंज किया हुआ है तो वेलोसिटी के कंपैरिजन में वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, राइट। तो यहाँ पे 2 2 या 4, 3 3 या 9, 4 4 16, तो ये इस तरीके से अगर डबल करेंगे तो 1/4, ट्रिपल करेंगे तो 1/9, 4 करेंगे तो 1/16, 5 करेंगे तो 1/25, इस तरीके से चीज़ें आपकी चेंज होती रहेंगी। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। पावर इज द रेट एट विच द वर्क इज डन और एनर्जी इज कंज्यूम। पावर को डिफाइन कर सकते हैं कि जिस रेट से आपकी एनर्जी क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है किसी भी काम को करने के लिए, या काम करने के टाइम पे, या काम करने की जो रेट है उसको पावर के नाम से जानते हैं। पावर इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, और ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वाट, डब्ल्यू से इसको आप क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अ मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। मोटर एक कोई डिवाइस है जिसका काम है इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देना, किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जनरेटर जनरली हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट किसमें करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये सारे आपके एग्जांपल्स पूछे जाते हैं कभी कभी। इलेक्ट्रिक आयरन जिससे हम लोग कपड़ा प्रेस करते हैं, वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें, हीट की एनर्जी में, जिसकी वजह से हम अपने कपड़े को प्रेस कर पाते हैं जो भी हमारा कपड़ा खराब रहता है। इलेक्ट्रिक बल्ब कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें, लाइट एनर्जी में। रेडियो एक डिवाइस है, मतलब एक मतलब आपके पास डिवाइस है जिससे कि आप गाना सुनते हैं, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट किसमें करता है, साउंड एनर्जी में, राइट। स्टीम इंजन कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी।
उसके बाद कार इंजन जो होगा कन्वर्ट किसमें करेगा, केमिकल मीन्स पेट्रोल को खर्च करके करेगा किसमें, काइनेटिक एनर्जी, मूव करना शुरू कर देता है। सेल और बैटरी कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर cells convert light energy into electrical energy. Solar water heater convert light energy into the heat energy. Whenever energy changes from one form to another form, its a total amount of energy remains constant. जब कभी भी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है तो उस टाइम पे टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, मीन्स चाहे वो आपकी काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे स्टैटिक एनर्जी हो, डायनामिक एनर्जी हो, वो दोनों चीज़ आपकी क्या होंगी, आपकी टोटल मिलाकर के सम जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज रिमेन्स कांस्टेंट। ये आपको भी पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। द एनर्जी ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडीज रिमेन कांस्टेंट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अभी एग्जाम में पूछा गया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से अगर आप छोड़ देते हैं नीचे आने के लिए तो इसकी एनर्जी पे या काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आपको यहाँ बताना चाहिए कि टोटल जो एनर्जी होती है वो रिमेन्स क्या होती है, कांस्टेंट होती है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी थ्रोन अपवर्ड इज ऑल्सो कंजर्व, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी के ऊपर अगर आप फेंकते हैं और फिर ये जाने के बाद फिर से क्या करता है, नीचे जाता है, तो उस टाइम पे भी इसकी इसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, कंजर्व रहेगी, सेम रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। सो आपने देखा गाइस कि ये फिजिक्स के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे यहाँ पे मैंने आपको डिस्कस किए और देखा आप लोगों ने कि क्या क्या की पॉइंट्स हो सकते हैं। ऐसे ही आप और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। होपफुली ये वीडियो आपके इस एग्ज़ाम के लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा। एंड वन थिंग मोर, 4 सितंबर से आपका क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं ऑनलाइन वाली, दैट इज़ फॉर द मेंस एग्ज़ाम के लिए। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप 8318917792 नंबर पे क्या कर सकते हैं, मैसेज या कॉल कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।